स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अधिगम स्टडी पॉइंट में। आज के इस वीडियो में मैं क्लास 9 का सेकंड चैप्टर लेकर आई हूँ, जो कि साइंस सब्जेक्ट से है। इसके पहले मैंने कुछ वीडियो अपलोड किए हैं जो आप मेरे YouTube चैनल पर जाके देख सकते हैं, और साथ ही इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उनका लिंक लगा दूँगी और उसको आप देख सकते हैं और इस पूरे चैप्टर को डिटेल में स्टडी कर सकते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे गोल्जी ऑपरेटस के बारे में। और इसके पहले की वीडियोस में मैंने आपको सेल्स की मेम्ब्रेन और भी बाकी चीज़ों के बारे में बताया है, और आज हम पढ़ेंगे गोल्जी ऑपरेटस के बारे में। गोल्जी ऑपरेटस द पैकेजिंग एंड शिपिंग सेंटर। सबसे पहले जान लें कि गोल्जी ऑपरेटस जो है उसको सबसे पहले किसने देखा। तो सबसे पहले एक इटालियन साइंटिस्ट थे, कैमेलियस गोल्जी। उन्होंने 1898 में इसको देखा। ये कहाँ देखा? उल्लू के आउल के नर्व सेल में इसको देखा। उस समय क्या था कि जो माइक्रोस्कोप्स थे वो बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं थे, इसलिए वो उस समय इसको बहुत अच्छे से देख नहीं पाए। बस एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को उन्होंने वहाँ देखा, और उसके बाद बहुत समय के बाद जब हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का आविष्कार हुआ, तो फिर इसको अच्छे तरीके से देखा गया। मतलब कम से कम इसमें एक डेकेड का समय लगा, और उसके बाद इसको देखा गया, और उन्हीं के नाम पर जो स्ट्रक्चर है उसका नाम गोल्जी ऑपरेटस रखा गया। साइंटिस्ट के नाम पर गोल्जी ऑपरेटस रखा गया। तो आइए हम पढ़ते हैं गोल्जी ऑपरेटस के बारे में कि ये क्या है और इसका स्ट्रक्चर कैसा है और ये क्या काम करता है, इसका क्या काम सेल के अंदर है। तो गोल्जी ऑपरेटस जो है ये चपटी फ्लैटेंड थैली जैसी, मतलब सैक लाइक स्ट्रक्चर है, और ये ढेर में पाई जाती है। और ये जो ढेर है वही मिलके गोल्जी ऑपरेटस बनाते हैं। फंक्शनली ये जो गोल्जी ऑपरेटस है यह इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सेल मेम्ब्रेन और जो अदर सेल ऑर्गेनल्स हैं उनसे जुड़े रहते हैं, और यह सेल में के पोस्ट ऑफिस की तरह काम करता है। ये क्या करता है, अब इसके काम के बारे में देखेंगे। पोस्ट ऑफिस की तरह काम करता है, तो करता क्या है यह जो है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो प्रोटीन और लिपिड बनाता है उसको पहले प्राप्त करता है, और उसको फिर मॉडिफिकेशन उसका करता है, उसको पैक करता है। मतलब एक तरह से हम ये कह सकते हैं जो प्रोटीन और लिपिड है उसका मॉडिफिकेशन और पैकेजिंग और उसको छांटने का काम कौन करता है? गोल्जी ऑपरेटस करता है। और उसके बाद यहाँ से ये प्रोटीन और लिपिड को कहाँ पे ट्रांसपोर्ट करता है? वेसल्स में। और इसके साथ ही साथ एक और काम करता है, यह लाइसोसोम के फॉर्मेशन में मदद करता है। ठीक, यह किसके फॉर्मेशन में मदद करता है? लाइसोसोम के। तो क्या क्या काम हुआ? यह प्रोटीन और लिपिड को मॉडिफाई करता है और उसको छांट करके ट्रांसपोर्ट के लिए भेजता है कहाँ? वेसल्स में। और लाइसोसोम के निर्माण में यह मदद करता है। इसके बाद हम लाइसोसोम के बारे में पढ़ेंगे। लाइसोसोम जो है वो क्लीन करता है जो भी सेल के अंदर वेस्ट मटेरियल्स हैं और डैमेज जो चीज़ें होती हैं उनको वो क्लीन करता है। ठीक, ये कैसा होता है? अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो ये सिंगल मेम्ब्रेन इसका बाउंडेड स्ट्रक्चर है, और यह भी थैली जैसी ही संरचना इसकी होती है। ठीक, इसमें एंजाइम भरे होते हैं। लाइसोसोम में एंजाइम भरे होते हैं, और ये क्या करता है? यह प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट और जो सेल के डैमेज पार्ट होता है उनका ब्रेक डाउन करता है।
किसका किसका ब्रेक डाउन करता है ये ब्रेक डाउन करता है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट और सेल के डैमेज पार्ट का ब्रेक डाउन करता है। और उसके बाद जब इन चीज़ों का ब्रेक डाउन होता है तो इनके ब्रेक डाउन से जो प्रोडक्ट बनता है वो साइटोप्लाज्म में चला जाता है और वहाँ से दूसरे सेलुलर प्रोसेस में यह यूज़ हो जाता है। यहाँ लाइसोसोम से रिलेटेड एक फैक्ट ये है कि जो ह्यूमन स्पर्म सेल्स होते हैं उनमें लाइसोसोम वाले एंजाइम होते हैं, ठीक। लाइसोसोमल एंजाइम जो होते हैं ह्यूमन स्पर्म सेल में होते हैं और जब ये स्पर्म सेल एग से मीट करते हैं तो ये एंजाइम जो है लाइसोसोमल एंजाइम्स ये क्या करते हैं, वो एग के आउटर लेयर को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करते हैं, जिससे क्या होता है फर्टिलाइजेशन का जो प्रोसेस है वो हो पाता है। तो ये एक फैक्ट है ह्यूमन स्पर्म सेल के बारे में और इसके बारे में डिटेल में हमें चैप्टर 11 में पढ़ना है। और बढ़ते हैं हम अगले जो सेल ऑर्गेनल है उसके बारे में जानते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया जो है उसको कहते हैं द पावर हाउस ऑफ द सेल, ठीक। ये क्या है कि यहाँ पे हमें काम करने के लिए या जो भी लाइफ प्रोसेस है उसको करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है, तो उस एनर्जी का फॉर्मेशन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ये क्या करते हैं, ये एनर्जी को बनाते हैं और उसको सप्लाई भी करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में दो मेम्ब्रेन होते हैं, एक होता है आउटर मेम्ब्रेन जो कि स्मूथ होता है और एक होता है इनर मेम्ब्रेन जिसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं और इनको क्रिस्टी कहते हैं। ये क्या करते हैं, ये जो क्रिस्टी है ये क्या करते हैं, मतलब इंटरनल जो सरफेस है उसका सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं केमिकल रिएक्शन और एनर्जी प्रोडक्शन के लिए। और इसको ये क्रिस्टी जो है केमिकल रिएक्शन और एनर्जी प्रोडक्शन को सपोर्ट करते हैं। देखिए यहाँ ये जो स्ट्रक्चर है माइटोकॉन्ड्रिया का, वहाँ पे देखिए ये आउटर मेम्ब्रेन है, यहाँ लिखा है आउटर मेम्ब्रेन, वो स्मूथ है और इनर मेम्ब्रेन लिखा हुआ है अंदर की तरफ, उसमें आप देखेंगे यहाँ क्रिस्टी लिखा है, वो एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है, इसको हम कहते हैं क्रिस्टी। और माइटोकॉन्ड्रिया में उसका अपना डीएनए होता है। माइटोकॉन्ड्रिया का क्या होता है, अपना खुद का डीएनए होता है, ठीक। तो ये भी इस पिक्चर में दिखाया गया है और साथ ही साथ इसके अंदर राइबोसोम्स को भी दिखाया गया है। अब माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया जो है उसके अंदर ग्लूकोज और जो अदर मॉलिक्यूल्स हैं उनका ब्रेक डाउन होता है, क्या के लिए, एनर्जी को रिलीज़ करने के लिए। और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन। इस प्रोसेस को क्या करते हैं, कहते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। क्या चीज़ का ब्रेक डाउन होता है, ग्लूकोज का और जो अन्य मॉलिक्यूल्स हैं उनका, मतलब मेनली ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है और इससे हमें एनर्जी प्राप्त होती है। जो एनर्जी है वो एटीपी के रूप में फिर स्टोर हो जाती है। एटीपी का मतलब क्या होता है, एटीपी का फुल फॉर्म हो जाएगा एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक। इसमें ये कन्वर्ट होता है, स्टोर हो जाता है, एनर्जी जो है रिलीज होती है और एटीपी के रूप में स्टोर हो जाती है, जो कि एनर्जी करेंसी की तरह काम करता है। और हमें जो भी सेलुलर एक्टिविटी हम परफॉर्म करते हैं, हमारा सेल परफॉर्म करता है, उसमें ये फिर यूज़ की जाती है।
तो ये हो गया हमारा माइटोकॉन्ड्रिया, जिसमें 2 मेम्ब्रेन है। आउटर मेम्ब्रेन स्मूथ है और इनर मेम्ब्रेन जो है उसमें क्रिस्टी जैसे प्रोजेक्शन होते हैं जो केमिकल रिएक्शन और एनर्जी प्रोडक्शन को सपोर्ट करते हैं। और ये जो क्रिस्टी है सरफेस एरिया को, इनर सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है इन रिएक्शंस को, केमिकल रिएक्शन और एनर्जी प्रोडक्शन को होने के लिए। और यहाँ क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है, उससे जो एनर्जी निकलती है वो एटीपी के रूप में स्टोर होती है। एटीपी मतलब होता है, या एटीपी का फुल फॉर्म है एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। इसके बाद हम आएंगे प्लास्टिड पे। प्लास्टिड्स, प्लास्टिक नहीं, प्लास्टिड्स ये जो है ये प्लांट सेल में पाए जाते हैं और ये फूड सिंथेसाइज मैंने हाँ वही फूड सिंथेसाइज का सेंटर है एक तरह से। और ये फूड को बनाता भी है, या मतलब यहाँ प्लास्टिक में जो फूड है वो बनता भी है और वहाँ स्टोर भी होता है। हम लोग क्या पढ़े हैं, हमने पढ़ा है कि प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस होता है, उस प्रोसेस से फूड का निर्माण होता है, ठीक। और उसके लिए एक मतलब पत्तियां जो होती हैं ये काम करती हैं, पौधों की पत्तियां फोटोसिंथेसिस करती हैं। पत्तियों में एक ग्रीन पिगमेंट होता है जिसको हम क्या कहते हैं, क्लोरोफिल, ठीक है। क्या कहते हैं, क्लोरोफिल। तो ये क्लोरोफिल कहाँ होता है, क्लोरोप्लास्ट में। तो ये क्लोरोप्लास्ट जो है वो भी एक तरह का प्लास्टिड है। क्या है, प्लास्टिड है। और ये क्या करता है, ये सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है और यहीं पे फूड का निर्माण होता है। क्लोरोप्लास्ट के बारे में थोड़ा सा जान लें। ये क्लोरोप्लास्ट जो है डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर है, ऑर्गेनल है या स्ट्रक्चर है। इसमें एक सेमी फ्लूइड सब्सटेंस होता है जिसको स्ट्रोमा कहते हैं। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है ऐसा ही सेमी फ्लूइड सब्सटेंस, और यही चीज़ आप देखेंगे कि प्लास्टिड में भी होता है। प्लास्टिड, यहाँ पे हम लोग क्लोरोप्लास्ट की बात कर रहे हैं जो कि एक प्रकार का प्लास्टिड है। तो ये सेमी फ्लूइड सब्सटेंस जो होता है उसको कहते हैं स्ट्रोमा। अब स्ट्रोमा के अंदर क्या होता है, डिश शेप्ड के मेम्ब्रेन होते हैं जो कि क्लोरोफिल को कंटेन करते हैं। यहाँ पिक्चर में आप देख सकते हैं, ये ग्रीन ग्रीन जो पिक्चर है उसमें आप देख रहे हैं स्ट्रोमा दिया हुआ है और इसी में क्लोरोफिल रहता है, ठीक। और जब लाइट एनर्जी होता है जो फोटोसिंथेसिस के समय यही लोग एब्जॉर्ब करते हैं, स्ट्रोमा, ठीक। साथ ही फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में जो शुगर बनता है वो कहाँ स्टोर होता है, वो भी यही स्ट्रोमा में स्टोर होता है। देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स जो हैं उनमें कुछ समानताएं भी हैं। इनमें क्या है कि दोनों के अपने डीएनए और राइबोसोम्स होते हैं, जिसका फ़ायदा उनको ये मिलता है कि वे अपना खुद का भी प्रोटीन बना सकते हैं। तो ये हुआ स्ट्रोमा जिसके बारे में हमने पढ़ा। अब हम यह कि जो फ्रूट्स हैं, फ्लावर हैं और वेजिटेबल्स हैं उनका कलर अलग अलग क्यों होता है, वो डिफरेंट कलर के होते हैं। जैसे हमने ये पढ़ा कि जो ग्रीन प्लांट्स हैं उनके पत्ते ग्रीन हैं, तो उसके लिए वो किसके लिए, इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, क्लोरोफिल, ठीक। तो वो वैसे ही ये जो और कलरफुल जो चीज़ें हैं, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, तो इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, ये कलर कैसे आया उनके पास। तो ये भी एक प्लास्टिड्स का ही काम है। मतलब प्लास्टिड्स में कुछ पिगमेंट्स होते हैं जिनको हम कहते हैं क्रोमोप्लास्ट। ये जो पिगमेंट होते हैं वो कलरफुल होते हैं।
इसीलिए जो फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं और फ्लावर पेटल्स हैं, उनका कलर डिफरेंट डिफरेंट होता है या कलरफुल होता है। और ये कलरफुल होने का क्या फ़ायदा होता है, तो ये पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करते हैं, साथ ही साथ जो फ्रूट ईटिंग जो एनिमल्स हैं उनको अट्रैक्ट करते हैं। इससे क्या होता है कि सीड के डिस्पर्सल में हेल्प मिलता है। क्रोमोप्लास्ट जो है, जिसमें क्रोमो वर्ड जो है वो उसका मतलब होता है कलर। ये ग्रीक से आया है, ये वर्ड जो है कहाँ से आया है, ग्रीक से। इसका मतलब होता है कलर, और इसीलिए प्लास्टिक में ये जो ग्रीन पिगमेंट्स हैं उनका नाम क्रोमोप्लास्ट रखा गया। अच्छा, कुछ प्लास्टिड्स जो होते हैं उनमें पिगमेंट्स नहीं होते हैं, वो कलरलेस होते हैं, इसलिए इनको कहते हैं ल्यूकोप्लास्ट। ग्रीक में ल्यूको का मतलब होता है वाइट। ठीक, तो इसीलिए जब प्लास्टिड में पिगमेंट्स नहीं हैं, कलरफुल पिगमेंट्स नहीं हैं, तो उसको हमने क्या नाम दिया, ल्यूकोप्लास्ट। ये ल्यूकोप्लास्ट जो है ये फूड स्टोर मतलब स्टोर फूड मटेरियल है। अब कैसे कैसे फूड्स होते हैं इसमें, जैसे स्टार्च हैं, ऑयल्स हैं और प्रोटीन्स हैं। मतलब ये क्लासिफाइड होते हैं टाइप ऑफ फूड पे, मतलब किस तरह का वो फूड स्टोर कर रहे हैं उसके आधार पर ये क्लासिफाइड होते हैं। पोटैटो और कोलोकासिया जो है वो भी इसी तरह के मतलब उनमें भी ल्यूकोप्लास्ट होता है, और ये स्टार्च को स्टोर करते हैं। कौन कौन, पोटैटो और कोलोकासिया, इनमें क्या होता है, ल्यूकोप्लास्ट होता है, और इनके सेल्स क्या चीज़ स्टोर करते हैं, ये स्टार्च को स्टोर करते हैं। ठीक, तो हमने ये जाना कि फ्लावर, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के जो पिगमेंट्स मतलब कलर है वो क्यों आता है, तो वो प्लास्टिड में ही पिगमेंट्स होते हैं जिनको क्रोमोप्लास्ट कहते हैं, उसके चलते ये कलर आता है। और अगर कलर नहीं है, कलरलेस है, तो वहाँ पे ल्यूकोप्लास्ट होता है, जिसके चलते वहाँ वो कलरलेस होता है। अब हम पढ़ेंगे एक और ऑर्गेनल्स के बारे में जो प्लांट में मौजूद होते हैं, जिसका नाम है वैक्यूल्स, द ऑर्गेनल्स फॉर स्टोरेज एंड सपोर्ट। हमने प्लास्टिड के बारे में पढ़ा, इसके पहले हमने पढ़ा ना प्लास्टिड के बारे में, जिसमें हम क्लोरोप्लास्ट के बारे में पढ़ा पहले कि ये क्या करता है, प्लांट को हेल्प करता है फूड प्रोडक्शन में, और वो टेम्पररी फूड को स्टोर भी करता है। दूसरे प्लास्टिड के बारे में पढ़ा, ल्यूकोप्लास्ट के बारे में, जो कि वो भी फूड को स्टोर करता है। अभी इसके पहले हमने पढ़ा ना कि पिगमेंट होता है, तो जब प्लास्टिड में पिगमेंट हुआ तो उसको क्लोरोप्लास्ट बोला, और जब पिगमेंट्स नहीं हुआ तो उसको ल्यूकोप्लास्ट कहा। तो वही ल्यूकोप्लास्ट के बारे में मैं बता रही हूँ, जो कि फूड को स्टोर करने में हेल्प करता है। लेकिन सेल्स में वाटर, मिनरल्स और भी वेस्ट मटेरियल होते हैं, उनका क्या, उसका कैसे होता है, तो देखिए क्या होता है कि एक मैच्योर प्लांट सेल में एक सेंट्रल वैक्यूली होता है। ठीक, और ये क्या होता है, ये सिंगल मेम्ब्रेन होता है और सेलेक्टिवली परमेबल होता है। मतलब ये कुछ ही चीज़ों को अपने थ्रू आने जाने देता है। इसके अंदर क्या होता है, ये वैक्यूल्स के अंदर क्या होता है, वाटरी फ्लूइड होता है, जिसको सेल सैप कहते हैं। और ये जो वैक्यूल्स हैं वो स्टोर करते हैं वाटर को, मिनरल्स को, शुगर को और वेस्ट मटेरियल को। जब ये लार्ज अमाउंट में वाटर को स्टोर करते हैं तो क्या होता है, ये वैक्यूल्स जो हैं
सेल के अंदर प्रेशर को मेंटेन करते हैं, उसमें प्रेशर को मेंटेन करने में ये हेल्प करते हैं, जिसके चलते जो प्लांट सेल होता है वो अपने फ्रेम रहता है, उसका आकार फ्रेम रहता है। और जब ये जब इनमें पानी कम हो जाता है, जब जैसे पानी प्लांट में जब कम हुआ तो इनमें भी कम हो जाएगा, वैक्यूल्स में भी कम हो जाएगा, तो ये पानी इनके अंदर से निकल जाता है, ये लूज़ कर देते हैं वाटर को, कम पानी रहता है इनके अंदर। तो उस समय जो सेल होते हैं वो लेस फ्रेम होते हैं। हम लोग देखते हैं ना, कहते हैं ना कि प्लांट मुरझा गया, जैसे जब पानी की कमी हो जाती है तो देखते हैं पौधे मुरझा जाते हैं, तो उसका रीज़न यही है। ये वैक्यूल्स जो है उसको फ्रेम करते रहते हैं उसके स्ट्रक्चर को, और नहीं तो फिर वो पानी की कमी हो गई तो वैसे वो प्लांट सेल मुरझा जाते हैं और पौधा भी मुरझाया हुआ दिखता है। एनिमल सेल्स में ये कभी कभी रहते हैं, और बहुत ये जैसे प्लांट सेल में बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं, मतलब बहुत वैसे नहीं होते हैं, और ये टेम्पररी स्टोरेज मटेरियल, मतलब स्टोरेज सिस्टम का काम करते हैं एनिमल सेल में। तो ये हुआ आपका वैक्यूल्स के बारे में। हम यहाँ पे क्वेश्चन है, डू वाइट फ्लावर कंटेन एनी पिगमेंट? तो नहीं, इसका आंसर होगा कि नहीं, वाइट फ्लावर्स जो होते हैं उनमें पिगमेंट्स नहीं होता है। अभी हमने ल्यूकोप्लास्ट के बारे में पढ़ा ना, कि जब पिगमेंट्स की कमी हो, जो कुछ प्लास्टिड्स जो होते हैं जिनमें पिगमेंट्स की कमी हो, अभी मैं आपको ऊपर दिखाती हूँ, यहाँ पे है, यहाँ देखिए सेकंड पैराग्राफ में है, सम प्लास्टिड लैक पिगमेंट्स एंड आर दस कलरलेस, दीज आर कॉल्ड ल्यूकोप्लास्ट। तो जो वाइट फ्लावर्स हैं उनमें कलर पिगमेंट्स नहीं होते हैं, ठीक। और वही उसका ओवरऑल ये हो सकता है कि जो लाइट का रिफ्लेक्शन है उसके चलते वो वाइट दिख रहे हैं, लेकिन उनमें पिगमेंट्स नहीं होता है। इसके बाद क्वेश्चंस हैं कि ड्रॉ ए वेल लेबल्ड, मतलब डायग्राम बनाना है ये एनिमल और प्लांट सेल का, और न्यूक्लियस और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इन सब चीज़ों का, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, इन सब चीज़ों का स्ट्रक्चर बनाना सीखना होगा, बहुत ज़रूरी है। और प्लांट सेल, एनिमल सेल का तो बहुत ज़रूरी है, तो इसको आप लोग सीखिएगा। इसके बाद है हाउ डू नॉर्मल सेल्स ग्रो एंड डिवाइड। इसको हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं और भी वीडियो आपके लिए ऐसे लेके आऊँ। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे की पढ़ाई करेंगे। कोशिश करूँगी कि और 2 वीडियो में इस लेसन को ख़त्म कर दूँ। एक वीडियो में मैं सेल डिवीज़न बता दूँगी। सेल डिवीज़न में आपको मियोसिस है और सेल थ्योरी है, इसको पढ़ना है। कोशिश करूँगी कि नेक्स्ट वीडियो में इसको ख़त्म कर दूँ। उसके बाद एक वीडियो आएगा चैप्टर के क्वेश्चन आंसर को लेके, क्वेश्चन आंसर और उसका सॉल्यूशन लेके आऊँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए